What's up everyone? Welcome back to the channel। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि आपका है बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो आप एक इंडिविजुअल दुकान खोलोगे या आप पार्टनरशिप बिजनेस करोगे जिसमें 2, 3, 8, 10 लोग होंगे, या फिर आप बड़ा सा कंपनी बनाओगे, स्टार्टअप करोगे। तो क्या क्या तरीके हैं, कौन कौन से बिजनेसेस हो सकते हैं, क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एचयूएफ, कोऑपरेटिव कंपनी, ये सब इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर है और जबरदस्त एग्जांपल्स के साथ आइए शुरू करते हैं। अब शुरू करते हैं हम लोग इसके अंदर कि कितने तरीके के ओनरशिप्स हो सकते हैं अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस में आप 5 तरीके की ओनरशिप राइट्स रखते हो। ओनरशिप मतलब मालिक होने का अधिकार। तो कितने तरीके से आप बिजनेस के मालिक हो सकते हो या कितने टाइप ऑफ बिजनेस हो सकते हैं जो एक प्राइवेट फर्म कर सकती है। सरकारी की हम बात नहीं कर रहे, गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर 3 में। यहां पे हम प्राइवेट डिपार्टमेंट्स, प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। 5 होते हैं, इन 5 को हम डिटेल में पढ़ेंगे। लगभग 3 पार्ट्स में चैप्टर आपका पूरा होगा। आज हम सोल प्रोप्राइटरशिप और एचयूएफ को पूरा करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है द मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल का मतलब बेचारा अकेला, तन्हा, उदास, ऐसा नहीं है। सोल का मतलब है अलोन। जैसे कि अकेले ओनर्स होते हैं। अब मैंने कहा कि यार मैं मोमोज की दुकान खोलूंगा। अब मोमोज की दुकान खोलूंगा तो मुझे बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं है, मैं इंडिविजुअली अकेला भी मैनेज कर सकता हूं। तो मैं एक सोल प्रोप्राइटर हो गया। प्रोप्राइटर मींस ओनर, सोल मींस अकेला, प्रोप्राइटर मींस ओनर। तो क्या है सोल प्रोप्राइटर? द वर्ड सोल इंप्लाइज ओनली, प्रोप्राइटर रेफर्स टू द ओनर, हेंस सोल प्रोप्राइटर इज द वन हु इज द ओनली ओनर ऑफ द बिजनेस। सिंपल, लिख के आ जाओ यार, नंबर ले लो। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज द बिजनेस व्हिच इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल। अकेला काम करेगा। ही इज द रेसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट्स। सारा प्रॉफिट्स भी इसना, शाम को जो पैसा आएगा जेब में डाल के घर ले जाऊंगा यार मोमोज बेच के। और अगर लॉस हो गया, किसी दिन बारिश आ गई, तो सारे मोमोज भी मेरे ही खराब होंगे। लॉस बटेगा नहीं किसी के साथ, तो प्रॉफिट भी सारा मेरा, लॉस भी सारा मेरा। सोल प्रोप्राइटर कहलाऊंगा मैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, क्या क्या फीचर्स होते हैं? सबसे पहले आता है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ये फॉर्मेशन थोड़ा कम दिख रहा होगा आपको, बट लिख लेना, फॉर्मेशन एंड क्लोजर। फॉर्मेशन का मतलब बिजनेस चालू कैसे होता है, क्लोजर का मतलब बिजनेस क्लोज कैसे होता है। ये क्या बात हुई भाई, बड़ा आसान है। सुबह 11 बजे दुकान पे आऊंगा, दुकान खोलूंगा, रात को 8 बजे चला जाऊंगा, दुकान बंद कर दूंगा, हो गया फॉर्मेशन एंड क्लोजर? नहीं, फॉर्मेशन का मतलब बिजनेस बनेगा कैसे। जैसे कंपनी बनानी है तो कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। क्या मोमोज का मोमोज एक्ट है क्या, कोई मोमोज एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराऊं? ऐसा नहीं। तो सोल प्रोप्राइटर के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, उसकी इच्छा है, अगर वो कहीं कराना चाहता है तो करा सकता है। सिमिलरली बिजनेस अगर क्लोज करना हो तो वहां पे भी कोई बहुत ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। आपका जब मन करे आप अपना बिजनेस बंद करके छोड़ छाड़ के बैठ सकते हो। तो क्या है जी, द फॉर्मेशन एंड क्लोजर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज वेरी इजी। देयर इज नो सेपरेट लॉ, कोई भी सेपरेट लॉ नहीं है सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए। और हार्डली एनी लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज भी आपको नहीं चाहिए। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपको लाइसेंस चाहिए हो, बट वो भी कुछ केसेस हैं कि आप किसी ऐसे बिजनेस में जा रहे हो जो रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे अल्कोहल का हो गया, या कोई ऐसा बिजनेस हो गया जो इजीली आप नहीं कर सकते, तो वहां पे लाइसेंस चाहिए। अदरवाइज कोई ऐसा बिगर फॉर्मेलिटी नहीं है। दूसरा होता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है सर? लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर आप कर्जा लोगे तो कौन चुकाएगा। समझ रहे हो? अगर आपने डेट लिया किसी आउटसाइडर से तो पैसा कौन चुकाएगा? ऑब्वियस सी बात है कि भाई अकेला ओनर है तो कर्जा लेगा तो वही चुकाएगा। बट सपोज आपने 5 करोड़ का लोन लिया और आप नहीं चुका पाए तो आपकी संपत्ति बिकेगी सारी दुकान की। संपत्ति निकली ही 2 करोड़ की, लोन 5 करोड़ का लिया था, संपत्ति निकली 2 करोड़ की, तो 3 करोड़ कौन देगा? ओनर अपने घर से देगा भाई साहब। समझ रहे हो? अगर आपने 5 करोड़ का लोन लिया, 2 करोड़ तो बिजनेस के एसेट्स बेच के रिकवर हो गया, जो 3 करोड़ बचे वो ये नहीं कह सकता कि भाई पैसा तो है ही नहीं, उसको देना पड़ेगा, चाहे अपने घर से दे। उसका घर बिकेगा, उसका घर के एसेट्स बिकेंगे। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अगर यहां पे मैं शब्द यूज करूं ना लिमिटेड लाइबिलिटी, तो लिमिटेड लाइबिलिटी में क्या होता है, घर का सामान नहीं बिकता। वहां क्या होता है, बस बिजनेस तक ही सीमित है वो लोन, कि अगर 2 करोड़ निकले तो बस वहीं तक, घर उसका सेफ है।
तो लिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स आप कर्जा सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के एसेट से चुकाओगे। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स लोन चुकाने के लिए चाहे घर बेचना पड़े, घर के एसेट्स बेचने पड़े, बेचो। समझ गए? तो लिमिटेड और अनलिमिटेड में यहां पे कैसी लाइबिलिटी होती है? सोल प्रोप्राइटर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। दिस इंप्लाइज दैट ओनर इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ डेट्स इन केस द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर नॉट सफिशिएंट। तो इस चिंटू को अपनी गाड़ी बेचनी पड़ जाएगी। देखो निराश हो रहा बेचारा, गाड़ी खरीदी थी अब बेचनी पड़ रही, तो भाई कर्जा क्यों लिया, है ना? एज सच द ओनर्स पर्सनल पोजेशन, जैसे उसकी गाड़ी, उसके एसेट्स, वो सब बिकेगा। तीसरा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, सिंगल रिस्क बियरर होगा। रिस्क भी सारा इसका, प्रॉफिट भी सारा इसका। मजा आ जाएगा। देखो चिंटू कितना खुश है, सारा प्रॉफिट इसी का है, रिस्क भी इसी का है। रो भी सकता है ये, बारिश वारिश आ गई तो मोमोज धुल जाएंगे सब बारिश में, कौन आएगा खाने के लिए? तो रिस्क भी इसका है और प्रॉफिट भी इसके हैं। चौथा, कंट्रोल किसका होगा सारा का सारा? अब देखो ये चिंटू अपना सारा प्लानिंग खुद करेगा, पूरा कंट्रोल इसके पास है, कोई इसे कहने वाला नहीं है। सपोज पार्टनरशिप बिजनेस होता, 4 लोग होते, चिंटू, चिंटी और मिंटू और पिंटू और बंटी, 5 लोग होते। तो उस सिनारियो में भाई साहब चिंटू मिंटू तो एग्री कर रहे हैं, चिंटी बंटी एग्री नहीं कर रहे, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे क्योंकि कंट्रोल तो सबका मिलके होगा। तो यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर में ऐसा कुछ नहीं होता, सारा कंट्रोल इसी का है ना? तो फायदे वाली बात है। द राइट टू रन द बिजनेस एंड मेक्स ऑल द डिसीजंस एब्सोल्युटली लाइज विद द सोल प्रोप्राइटर। वो अपने हिसाब से काम कर सकता है। नो सेपरेट एंटिटी, चिंटू और इसका बिजनेस अलग अलग नहीं है, समझ रहे हो? मतलब एक ही है भाई साहब, ऐसा नहीं है। हाँ, नाम जरूर अलग अलग रख सकते हैं कि भाई चिंटू ने दुकान खोली, उसका नाम चिंटू है, और उसने अपनी मोमोज की दुकान का नाम रखा चीनू मोमोज। अब उसका नाम है चिंटू और दुकान का नाम है चीनू मोमोज, चिंटू ने चीनू मोमोज। तो दुकान अपने नाम से जानी जरूर जाती है, बट अगर दुकान के नाम से वो लोन लेगा तो उसको खुद ही चुकाना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो जब आप अकाउंट्स बनाते हो तो अकाउंटिंग सेंस में तो वो अलग अलग हो सकते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स चिंटू की अलग बनेगी और चीनू मोमोज की अलग बनेगी। लेकिन अगर हम लीगल सेंस में देखें, लॉ के नजरिए से देखें, तो कानून बोलता है भाई साहब एक ही है। नहीं तो फिर तो लोग अपने बिजनेस के नाम से लोन लिया करेंगे और भाग लिया करेंगे, बोलेंगे बिजनेस से लो लोन, हमें क्या पता, हमने थोड़ी लिया। चिंटू बोलेगा चीनू मोमोज ने लोन लिया, चीनू मोमोज पे करेगा, मुझे क्या पता। तो लॉ बोलता है भाई साहब नो सेपरेट एंटिटी, आपका बिजनेस अलग नहीं है, आप ही का बिजनेस है, लोन भी आप ही को चुकाना पड़ेगा। उसके बाद क्या आता है? लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी का मतलब है कि ये चिंटू बीमार है, इस चिंटू के पास पैसे नहीं है, इस चिंटू की एक्सीडेंट हो गया, इस चिंटू की डेथ हो गई, कुछ भी कारण हो सकता है, चिंटू पागल हो गया, कुछ भी कारण हो सकता है, उस सिनेरियो में बिजनेस बंद। तो बिजनेस में कॉन्टिन्यूटी नहीं है, कॉन्टिन्यू नहीं है बिजनेस। द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन, देयरफॉर डेथ, इंसेनिटी मतलब पागल होना, इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल होना, फिजिकल एलिमेंट कोई इंजरी होना, बैंकरप्सी मतलब पैसा खत्म हो जाना, इस सिनेरियो में डायरेक्ट इफेक्ट आएगा उसके बिजनेस पे और बिजनेस बंद। भाई जब चिंटू ही नहीं रहा तो बिजनेस कहाँ से रहेगा, है ना? अब सर क्या क्या मेरिट्स होंगे इस सोल प्रोप्राइटरशिप के, क्या क्या फायदे हैं? मैं अगर दुकान खोलूँ तो मैं मोमोज की दुकान अकेला ही क्यों खोलूँ? पार्टनरशिप में रेस्टोरेंट क्यों ना खोलूँ? एक बड़ी कंपनी क्यों ना बनाऊँ होटल चेन्स की? सोल प्रोप्राइटर के क्या क्या फायदे हैं? सबसे पहला, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट का मतलब क्या होता है? सेल्फ सेटिस्फैक्शन। 4 घंटे काम करूंगा तब भी अपने आप को सेटिस्फैक्शन मिलेगा, 10 घंटे काम करूंगा तब भी अपने आप को सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सबसे पहला होता है सेल्फ अकम्पलिशमेंट, अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, और खुशी मिलती है यार, अपने लिए काम करके खुशी मिलती है। दूसरा क्या होता है? कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको अपनी इंफॉर्मेशन किसी और को देने की जरूरत नहीं है, आप अकेले डिसीजन मेकर हो, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने की जरूरत ही नहीं है। आपका बिजनेस, आप कितना कमा रहे हो, क्या कमा रहे हो, किसी को क्या मतलब है। इन केस 4 पार्टनर है तो चारों शेयर करेंगे आपस में, वो अपनी अपनी फैमिलीज में भी शेयर करेंगे। कंपनी है तो शेयर होल्डर को, बैंकर को, इन्वेस्टर को, कितने सारे लोगों को बताना पड़ेगा। सोल प्रोप्राइटर में ऐसा कुछ है ही नहीं, कॉन्फिडेंशियल है, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, राइट? क्या लिखा है? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इंश्योर सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके पीछे 2 कारण है, एक तो वो अकेला डिसीजन मेकर है, दूसरा लॉ का भी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि भाई आपको वो चीजें पब्लिश करनी है जनता के लिए। तो काफी सिंपल सी चीजें, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होता है। ये सारे पॉइंट्स आप, ये सारे नोट्स आप एज इट इज अपनी एग्जाम्स में लिख सकते हो, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। इसके बाद क्या होता है? क्विक डिसीजन मेकिंग। सर डिसीजन मेकिंग क्विक कैसे है? क्विक ऐसे है मेरे लाल कि उसे किसी से पूछना ही कुछ नहीं है, उसके माइंड में कोई आइडिया आया, उसने अपने बिजनेस में फटाक से इंप्लीमेंट कर दिया, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है ना भाई। अगर मैं पार्टनरशिप बिजनेस करता हूं तो मुझे पहले अपने पार्टनर से कंसेंट करना पड़ेगा, कंपनी हूं तो सारे शेयर होल्डर से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, कितना ज्यादा प्रोसीजर है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, डिसीजन मेकिंग, आपके माइंड में आइडिया आया, फटाफट करो काम,
तो डिसीजन मेकिंग क्विक है, फॉर्मेशन क्लोजर इजी है, ये फीचर से ही आ गया, डायरेक्ट इंसेंटिव ये भी फीचर से आ गया, सब आपका है, डायरेक्टली आप सारी चीजें आप ही का इंसेंटिव है, प्रॉफिट सारा का सारा आप ही का, आपको किसी के साथ बांटना नहीं है। तो इसका मेमोरी टेक्निक क्या है, सिम CD, सिम CD इज द मेरिट्स, SIMCD, ठीक हो गया। इस तरीके से आपके पास सारा का सारा 5 फीचर्स आ जाते हैं, 5 मेरिट्स आ जाते हैं। अब डीमेरिट्स, भाई मोमोज की दुकान क्यों ना करूं, डीमेरिट्स में हमें याद रखना है मुरली, और क्यों ना करूं, क्या कारण है कि मैं मोमोज की दुकान ना खोल के या तो पार्टनरशिप बिजनेस करूं या फिर मैं कोई कंपनी बनाऊं, उसके क्या कारण है। सबसे पहला, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। एक इंसान चाहे वो कितना ही होशियार क्यों ना हो, वो अकेला सब कुछ मैनेज नहीं कर सकता, उसको और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको मैनेजमेंट भी चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी भी चाहिए, आपको फाइनेंस भी चाहिए, आपको HR भी चाहिए, आपको इसी तरीके से मार्केटिंग भी चाहिए, सेल्स भी चाहिए, कितने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो एक अकेला इंसान तो ये सब नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर पीछे रह जाता है। इसीलिए एक अकेला इंसान एक बिजनेस को ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकता। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है मैनेजरियल स्किल्स लिमिटेड है, काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड एक्सटेंट तक आप मैनेज कर सकते हो चीज़ों को। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, दूसरी प्रॉब्लम अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, यानी कि अगर आप बिजनेस के पैसों से कर्जे ना चुका पाए तो साहब आपकी घर की संपत्ति समस्या में आ जाएगी, बिक सकती है वो प्रॉपर्टी। तो क्या लिखा है, द मेन लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज द सोल प्रोप्राइटर हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, बिजनेस एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट, अगर तो फिर सोल प्रोप्राइटर इज पर्सनली लायबल, ठीक है। तीसरा आता है लिमिटेड रिसोर्सेज, एक इंसान एक बिजनेस को कितना ही बड़ा कर लेगा, मतलब वो बहुत बड़ा तो नहीं कर पाएगा अकेला, द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो यहाँ पे भी सोल प्रोप्राइटर थोड़ा सा पीछे रह जाता है। इसके बाद लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी नहीं होती, फीचर्स में पढ़ा था ना, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी नहीं होती, डेथ हो जाए, चोट लग जाए, कुछ हो जाए तो दुकान बंद उसकी बेचारे की। तो उस सिनेरियो में लाइफ बहुत कम होती है बिजनेस की, बहुत बड़ी लाइफ नहीं होती, जैसे कंपनी सालों साल चलती हैं, ये सालों साल नहीं चल पाते। द लाइफ ऑफ द बिजनेस इज वेरी लिमिटेड। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन, एक ही इंसान चलाता है। सो डेथ, इंसैनिटी, इम्प्रिजनमेंट, फिजिकल एलिमेंट और बैंकरप्सी, ये सब, इन सब से बिजनेस क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, इस सब से क्लोजर ऑफ बिजनेस हो सकता है। तो ये सारी हमारे पास लिमिटेशंस होती हैं ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। तो व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, ये पता होना चाहिए, क्या उसके फीचर्स हैं ये पता होने चाहिए, क्या उसके मेरिट्स हैं ये पता होने चाहिए, क्या उसके डीमेरिट्स हैं ये पता होने चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अब ऑन द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस, जो कि हमारे पास क्या है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब हम दूसरे फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात करते हैं, जो कि है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, और इसको हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी बोलते हैं। ये बिजनेस मेनली इंडिया में पाए जाते हैं और काफ़ी पुराने बिजनेस हैं, जैसे कि देख रहे हो ना, पूरा परिवार है, कितने सारा परिवार बैठा है कि ये दादाजी हैं, ये दादी है, ये इनके 2 बेटे हैं, ये इनके वाइफ हैं 2 बेटों की, ये इनके बच्चे हैं, इनके बच्चे हैं, तो पूरा बिजनेस पूरी फैमिली चला रही है। मतलब इसके अंदर एक ऑनर नहीं होता, इसके अंदर फैमिली ऑनरशिप होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, है ना। जैसे पुराने समय से बिजनेस चले आ रहे हैं जी, पूरा पूरा परिवार उसी में लगा हुआ है। पहले इंडिया में एग्रीकल्चर होता था, एक जमीन होती थी, उसी जमीन पे पूरी फैमिली काम करती थी, तो वो सब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेसेस होते थे। क्या लिखा है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली फाउंड इन इंडिया। भाई ऐसा भाईचारा तो हमारे देश में ही पाया जाएगा ना, इसीलिए तो हम गर्व करते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, है ना, इंडियंस। इसीलिए प्राउड होना चाहिए आप लोगों को कि देश हमारा कितना ज़्यादा आगे है इन टर्म्स ऑफ भाईचारा, इन टर्म्स ऑफ परिवार में प्यार, वो कितना इंपॉर्टेंट है ना। बिजनेस में भी प्यार से काम कर रहे हैं, ऑल्दो बिजनेसेस में आजकल, तुम आजकल देखो, मतलब कितनी लड़ाई झगड़े होते हैं पैसों के चक्कर में, बट पहले समय में ये पाया जाता था। इट रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच द बिजनेस इज ओन्ड एंड कैरिड बाय मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ठीक है। द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इन द बिजनेस इज बाय बर्थ, मतलब कि जैसे ही बच्चा पैदा होगा वो बिजनेस का मेंबर बन जाएगा, कोई समस्या नहीं है। एंड 3 सक्सेसिव जनरेशंस कैन बी दी मेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी जनरेशंस मेंबर हो सकती हैं, 3 जनरेशंस, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 जनरेशन थी, एक ये और एक ये, 3 जनरेशंस हैं जो मेंबर हो सकती हैं। द बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय हेड ऑफ द फैमिली हु इज कॉल्ड कर्ता। बिजनेस किसके हाथ में चलेगा, डिसीजन मेकिंग किसकी होगी, मेनली जो हेड है, जो सबसे सुप्रीम है, जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर है, दादाजी, और एल्डेस्ट मेंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ता,
ठीक है। उसके बाद जो बाकी सब मेंबर्स हैं उनके इक्वल ओनरशिप राइट्स हैं, वैसे अधिकार है उनका, और उनको को पार्सनर्स, पार्टनर नहीं पार्सीनर्स, PARCENERS, इनको हम को पार्सनर्स बोलते हैं। सही है जी। द बेसिस ऑफ मेंबरशिप जो है वो बर्थ से है, और 3 जनरेशन्स मेंबर हो सकती हैं, और बिजनेस को कंट्रोल करता है हेड ऑफ द फैमिली, जिसको हम कर्ता बोलते हैं, और बाकी सब मेंबर्स की इक्वल राइट्स हैं, और दे आर नोन एज को पार्टनर्स। इसके बाद क्या होता है, 2 प्रकार के सिस्टम्स हो सकते हैं इस HUF में। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में 2 प्रकार के सिस्टम्स होते हैं। ये जो 2 प्रकार के सिस्टम्स हैं ये कुछ NCERT से डिलीट हो चुके हैं, बट अगर आपके स्कूल्स में पढ़ाए गए हैं तो दैट इज वाई मैं पढ़ा रहा हूँ। नहीं पढ़ाए गए तो आप छोड़ सकते हो इस पर्टिकुलर टॉपिक को। 2 सिस्टम है, दया भागा, मिताक्षरा। ठीक है, एक दया भागा है, एक मिताक्षरा है। याद कैसे करना है, CID देखा है, दया भाग, दया भागा। दया कहाँ भागा, दया भागा वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और असम में। और किस किस को लेके भागा, मेल और फीमेल दोनों को लेके भागा। यानी कि दया भागा सिस्टम सिर्फ 3 स्टेट्स में चलता है, वेस्ट बंगाल, असम और ओडिशा में, और उसके अंदर मेल फीमेल दोनों को पार्टनर्स हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो ओनरशिप राइट्स हैं वो मेल्स को भी हैं, फीमेल्स को भी हैं। बट मिताक्षरा कहाँ पे चलता है, इन सबको छोड़ के मिताक्षरा चलता है ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल, असम एंड ओडिशा, और इसके अंदर ओनली द मेल मेंबर्स कैन बिकम द को पार्टनर्स। यानी यहाँ पे ये फिर से बोल रहा हूँ, पार्टनर्स नहीं है, पार्सनर्स। यहाँ पे सिर्फ मेल मेंबर्स को राइट दिया गया है। तो HUF में दया भागा सिस्टम कहाँ भागा, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, असम में भागा, और मेल फीमेल दोनों को लेके भागा। ये मेमोरी टेक्निक है, याद रखना। ठीक है, अच्छा जी। अब क्या क्या फीचर्स होंगे इसके, पहली बात फॉर्मेशन यानी कैसे फॉर्म होता है ये बिजनेस, रूल्स रेगुलेशंस क्या है। इट इज गवर्न्ड बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। याद रखना, इसका कोई भी लड़ाई झगड़ा होगा तो इस एक्ट के अंडर सॉल्व होगा। फॉर अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स। कम से कम कितने लोगों का होने का जरूरी है, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, 2 मेंबर हो परिवार में, और एक पुश्तैनी जायदाद हो, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जरूरी है। उसके बाद इंडिविजुअल मेंबर कैसे बनता है, बाय बर्थ, तो कोई ऐसा एग्रीमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, तो फॉर्मेशन इसका भी ईजी है। उसके बाद लाइबिलिटी, सभी मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है एक्सेप्ट कर्ता जो होगा, जो सब डिसीजन लेगा, उसके पर्सनल एसेट्स भी बिकेंगे अगर बिजनेस कर्जा नहीं चुका पाया। तो क्या है, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स एक्सेप्ट द कर्ता इज लिमिटेड, सबके लिमिटेड है कर्ता को छोड़ के, कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। ठीक है, कंट्रोल सारा किसका होगा, ऑब्वियस सी बात है, जो सब डिसीजन लेगा, जिसको संपत्ति का खतरा है कर्ता, पता लगे डिसीजन किसी चिंटू ने ले लिया, संपत्ति कर्ता की बिक गई, क्योंकि अनलिमिटेड तो उसकी थी ना। तो डिसीजन मेकिंग सब कर्ता के हाथ में है। क्या माइनर मेंबर्स हो सकते हैं, डेफिनेटली, क्योंकि जो मेंबरशिप है वो बाय बर्थ है, तो ये जो चिंटू है छोटा सा, ये भी मेंबर हो सकता है HUF में। उसके बाद सर क्या बिजनेस कंटिन्यू चलता रहता है, जी हाँ, यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी है। सोल प्रोप्राइटरशिप में कॉन्टिन्यूटी नहीं थी क्योंकि वो अकेला था, ये अकेला नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, अगर बिजनेस फॉर एग्जाम्पल कर्ता की डेथ भी हो गई तो जो उसका नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा वो कर्ता बन जाएगा। क्या लिखा है, द बिजनेस कॉन्टिन्यूज इवन आफ्टर द डेथ ऑफ कर्ता, द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर कैन टेक अप द पोजिशन ऑफ द कर्ता। However, the business can be terminated with mutual consent. अगर सभी एग्री करते हैं कि बिजनेस बंद करना है तो बिजनेस बंद हो जाएगा। बड़ा आसान सा सिस्टम है HUF। भाई फैमिली बिजनेस है, परिवार के लोग मिलके चला रहे हैं, डिसीजन मेकिंग हेड करेगा, हेड करता है, बाकी सब को पार्टनर्स हैं। 2 लोग चाहिए कम से कम, और एक पुश्तैनी जायदाद, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, बस शुरू हो जाएगा काम। ठीक है, क्या फायदे होंगे इसके, मेरिट्स क्या होंगे। सबसे पहला मेरिट, जो टेंशन है अनलिमिटेड लाइबिलिटी की, अपनी संपत्ति की, वो यहाँ पे कर्ता के अलावा किसी को नहीं है। तो पहला फायदा लिमिटेड लाइबिलिटी है सभी मेंबर्स की। ये लाइबिलिटी वाला पॉइंट सब जगह आएगा, अगले वाले बिजनेसेस में भी आएगा। अगर लाइबिलिटी अनलिमिटेड है तो लिमिटेशन में डाल दो, लिमिटेड है तो मेरिट्स में डाल दो। सही है। उसके बाद लॉयल्टी और कोऑपरेशन बना रहता है, क्योंकि यूजुअली लोग परिवार में धोखे कम देते हैं, एक्सेप्शन आर एवरीवेयर। पैसे के चक्कर में लोग परिवार को भी भूल जाते हैं। पैसा ऐसी चीज है, पैसा बीच में आता है तो भाई भाई में भी लड़ाई हो जाती है। बट यहाँ पे फिर भी परिवार में धोखा कंपैरेटिवली कम होता है। बाहर वालों को तो लोग, तुम्हें पता ही है कैसे धोखा देते हैं, है ना। लॉयल्टी होती है थोड़ी, और कॉपरेशन होता है यहाँ पे। कॉन्टिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, बिजनेस बंद नहीं होता है, इवन एट द डेथ ऑफ कर्ता नेक्स्ट एल्डेस्ट बन जाता है तो बिजनेस कंटिन्यू रहता है, तो बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है। इफेक्टिव कंट्रोल, कंट्रोल काफी अच्छा है क्योंकि सब कुछ कर्ता के हाथ में, और कर्ता की बात सब लोग मान के चलते हैं, कोई भी उसकी बात को डिसएग्री नहीं करता, लड़ाई झगड़े नहीं करते अननेसेसरी। तो कर्ता हेड है, उसकी बात सब मान के चलते हैं, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हमें देखने को
नहीं मिलती हैं, ठीक है। कुछ डीमेरिट्स भी होते होंगे ऑब्वियसली। क्या डीमेरिट्स हैं? पैसे की कमी सबसे पहला, क्योंकि इनके पास सिर्फ और सिर्फ मेनली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, अपनी जायदाद होती है। अब एग्रीकल्चर में आप देखते हो ना, फार्मर्स के पास मेनली लैंड के ऊपर वो लोग सर्वाइव करते हैं, एग्जिस्टेंस वही है, मेहनत करके तो बहुत कमा रहे हैं, हार्डवर्किंग होते हैं, तो वहाँ से पैसा कमाना एक अलग बात होती है, बट स्टिल रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही है ना, द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। डोमिनेंस ऑफ कर्ता, कई बार लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कई बार कर्ता बोलता है बस मेरी बात मानो, और दूसरे लोगों की नहीं बन रही होती, वो लोग बोलते हैं कि ये ठीक नहीं है, कर्ता बोलता है ये ठीक है और यही फाइनल है। वही दादाजी वाली बात, घर में अगर दादाजी ने कह दिया कि रात को 9 बजे के बाद बाहर नहीं रहना, तो नहीं रहना, नहीं तो बेटा तुम आके दिखाओ, डंडा लेके गेट पे खड़े होंगे, है ना। तो डोमिनेंस ऑफ कर्ता चाहता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेशन है, कर्ता की अपनी प्रॉपर्टीज बिक जाएंगी अगर बिजनेस की प्रॉपर्टीज कम रह गई कर्जा चुकाते टाइम। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, फिर वही बात, कर्ता कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन ऑल द एरियाज, कर्ता सब एरियाज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। द बिजनेस में सफर, बिजनेस सफर करेगा as a result of unwise decisions. His inability to decide may result in poor profits or even losses. लॉस भी हो सकते हैं और प्रॉफिट्स भी कम हो सकते हैं अगर कर्ता अच्छे से डिसीजन नहीं लेगा। तो ये हमारे पास इजी पार्ट HUF हो गया है। आपको क्या करना है बेटा जी, डेली बेसिस पे वीडियोस जितनी भी आ रही हैं लिख लिख के नोट्स बनाओ, और जितना जितना टॉपिक्स बोल रहा हूँ करा रहा हूँ याद करते चलो, आपकी बिजनेस स्टडीज जल्दी से हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो मेरे साथ साथ पढ़ते चलो, साथ साथ लर्न करते चलो, सो दैट आप सारी चीज़ें बहुत बहुत अच्छे से कर पाओ। और इन केस आपको बिजनेस स्टडीज़ की बुक आपने नहीं ली तो मेरी खुद की लिखी हुई बुक इज़ अवेलेबल इन मार्केट्स, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, आप जाके अमेजोन से बाय कर सकते हैं। आप बाय करेंगे तो मुझे ज़रूर इंस्टाग्राम पे टैग करना बुक के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं डेफिनेटली रीशेयर भी करूँगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने मेनली 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ लिए, चल भाई आजा जल्दी से। 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कौन कौन से पढ़ लिए? सोल प्रोप्राइटरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। 3 बचे हैं, इनको हम आगे 2 दिन में निपटाएंगे क्योंकि थोड़े बड़े भी हैं ये और टाइम टेकिंग भी है और ध्यान से समझना भी है। तो इनको अगले वाली वीडियोस में, और फिर ये चैप्टर भी हमारा क्लोज, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू चैप्टर नंबर 3। उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, फीडबैक्स अपने कमेंट्स में देना, और 11th में नए नए आए हो ना तो सभी के साथ शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप ग्लोइंग एंड कीप ग्रोइंग।